बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ असदुर्रहमान एंड वी आर स्टडिंग अबाउट द चैप्टर नंबर 8 डेट इज़ केमिकल रिएक्टिविटी। अब हमने इस चैप्टर के लास्ट लेक्चर में एक टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट किया था, डेट इज़ मेटल। तो आपने फर्स्ट लेक्चर में देखा कि व्हाट इज़ मेटल, मेटल क्या है, आपने इस बात को अच्छे तरीके से स्टडी किया। तो आज हम उसी टॉपिक को आगे लेकर चलेंगे। आज हम देखेंगे कि जो हमारे पास मेटल है इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। आज हम उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। अब आपने चैप्टर नंबर 1 में देखा था कि हमारे पास प्रॉपर्टीज़ कितनी किस्म की होती हैं, 2, फिजिकल और केमिकल। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास प्रॉपर्टीज़ 2 किस्म की होती है, एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और एक क्या होती है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो हम यहाँ पर मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को भी स्टडी करेंगे और मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। लेकिन आज के लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे, उसकी ज़ाहरी खूबियों को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो चलें, अब इसको स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है? तो आपने चैप्टर नंबर 1 में डेफिनेशन पढ़ी कि वो खूबियाँ जो किसी भी चीज़ की ज़ाहरी हालत से जुड़ी होती हैं उसको नाम क्या देते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो आपने यूँ डिफाइन की थी कि द प्रॉपर्टीज़ डेट आर एसोसिएटेड विद द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। तो ऐसी खूबियाँ जो किसी भी मैटर की ज़ाहरी हालत से जुड़ी होती हैं तो उसको हम नाम क्या देते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या आ जाता है, लाइक हमारे पास सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, उसके बाद हमारे पास डेंसिटी एटसेट्रा। तो हमारे पास ये उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाता है। तो हम मेटल की भी इन्हीं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो लीजिए आज का हमारा जो टॉपिक है डेट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, कि मेटल के अंदर जो ज़ाहरी खूबियाँ पाई जाती हैं हम उनको क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल की स्टडी करेंगे तो हम उसकी फिजिकल स्टेट के लिहाज से स्टडी करते हैं। तो अब अपने चैप्टर नंबर 1 में देखा था कि हमारे पास मेटल की कितने स्टेट हैं, 3, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो अब हम देखेंगे कि आपके जितने भी मेटल हैं क्या वो हमारे पास सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, क्या वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, या वो गैसी स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, या तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। पहले हम उसकी फिजिकल स्टेट के लिहाज से प्रॉपर्टीज़ को, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर हमारे पास तकरीबन जितने भी मेटल पाए जाते हैं वो हमारे पास किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड में, ठीक है। तो हमारे पास पहली प्रॉपर्टीज़ बनी कि ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स आर सॉलिड। तकरीबन हमारे पास जितने भी मेटल पाए जाते हैं वो सारे के सारे सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, ठोस हालत में क्या करते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसकी एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब आपने देखें तो आप अपने इर्द गिर्द बहुत सी चीज़ें जो हैं वो लोहे की बनी हुई देखते हैं। तो आप देखें लोहा किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड में, लिक्विड में या गैसेज में। तो आप देखते हैं कि आपका लोहा जो है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। अक्सर आप देखते हैं कि घरों में जो औरतें हैं, ठीक है, वो गोल्ड को इस्तेमाल करती हैं। तो आप जो गोल्ड है वो भी किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड स्टेट में। तो इसका मतलब है कि आप अपने इर्द गिर्द बहुत सी मेटल को देखते हैं तो आपकी जो ज़्यादातर मेटल है वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं, सॉलिड स्टेट में। तो पहला पॉइंट हो गया कि ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स आर सॉलिड। तकरीबन आपकी जितनी भी मेटल्स हैं वो हमारे पास सॉलिड स्टेट में क्या करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। आगे देखिए ब्रैकेट में लिखा एक्सेप्ट मरकरी, सवाए मरकरी के। अब आप मरकरी जो है ये थर्मामीटर के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं और बहुत सी जगह पर आप इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो मरकरी है ये सॉलिड स्टेट में नहीं एग्जिस्ट करता बल्कि ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो फिर आपकी पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हुई कि तकरीबन आपके सारे जो मेटल होते हैं वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सवाए किसके, हमारे पास है मरकरी के। लीजिए हम दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं, सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ आते हैं। अब सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टीज है डेट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब हम देखेंगे क्या मेटल का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है या लो होता है या मॉडरेट होता है, हम इस बात को स्टडी करेंगे। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट एंड व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। पहले हमें इसका पता होना चाहिए और बाद में फिर हम स्टडी करेंगे कि मेटल का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है या लो होता है, वो बाद में स्टडी करते हैं। तो चलिए देखिए मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इस बात को स्टडी करने के लिए देखिए अभी मैंने कहा कि मेटल हमारे पास कितनी ज़ाहरी हालतों में पाया जाता है, 3 में। हमारे पास सॉलिड, लिक्विड और गैस।
तो अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती है वो किस में होती है, सॉलिड में, उससे वीक किस में होती है, लिक्विड में, और उससे वीक किस में होती है, गैस में। ठीक है, अब जब हम किसी भी सॉलिड को गर्म करते हैं तो गर्म करने पर उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होंगी और वीक होने पर वो सॉलिड से किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में। तो वो टेम्परेचर जिस पर आपका सॉलिड पिघल कर लिक्विड में कन्वर्ट हो उस टेम्परेचर को नाम क्या देते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। तो जिस टेम्परेचर के ऊपर आपका सॉलिड पिघल के मेल्ट करके लिक्विड में कन्वर्ट होता है उस टेम्परेचर को नाम क्या देते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। अब वो टेम्परेचर जिस पर आपका लिक्विड, आप लिक्विड को गर्म करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगी, तो जिस टेम्परेचर पर आपका जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो और लिक्विड से जब गैस के मॉलिक्यूल बने तो इतने गैस के मॉलिक्यूल बने जिसका प्रेशर किसके इक्वल हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो वो टेम्परेचर जिस पर आपके लिक्विड से जो गैस बन रही है, अब गैस के मॉलिक्यूल इतने बने जिसका प्रेशर किसके इक्वल हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो जिस टेम्परेचर के ऊपर इतने गैस के मॉलिक्यूल बनेंगे जिनका प्रेशर आपके एटमॉस्फेरिक के, आपकी हवा के प्रेशर के इक्वल होगा, उस टेम्परेचर को नाम क्या देंगे, बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ तक क्लियर लेंगे। अब इस बात को समझने के लिए देखें, अब हम देखते हैं दो केस स्टडी करते हैं। या तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत स्ट्रांग होगी या वीक होगी। पहले हम स्ट्रांग के लिहाज से बात करते हैं। अब हम ऐसे सॉलिड की बात करते हैं जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत क्या हमारे पास है, स्ट्रांग है। अब स्ट्रांग है तो अगर स्ट्रांग है तो क्या आसानी से ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा, नहीं। तो फिर इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक करने के लिए फिर हमें टेम्परेचर क्या देना पड़ेगा, ज़्यादा। जब हाई टेम्परेचर देंगे तब कहीं जाकर इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी वीक होगी कि ये सॉलिड से किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में। अब हमें टेम्परेचर क्या देना पड़ा, हाई। तो जब हम टेम्परेचर ज़्यादा दे रहे हैं तो टेम्परेचर हाई देने की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाई। क्योंकि आपने कहा था वो टेम्परेचर जिस पर आपका सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो उस टेम्परेचर को नाम क्या दे रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट। तो अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होने की वजह से आपको टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ा, तब कहीं जाकर ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, इस वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाई। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है तो वो आसानी से गैस में कन्वर्ट नहीं होगा और इतने मॉलिक्यूल पैदा नहीं करेगा जिसका प्रेशर किसके इक्वल होगा, आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के या आपकी हवा के प्रेशर के इक्वल होगा। तो जब उसके प्रेशर के इक्वल नहीं होगा तो फिर इसका मतलब है उसके लिए हमें टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा, तब कहीं जाकर इतने मॉलिक्यूल पैदा करेगा जिसका प्रेशर किसके इक्वल होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के या आपकी हवा के प्रेशर के। जब हम टेम्परेचर ज़्यादा देंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाई होगा। तो फर्स्ट केस आपने देखा कि अगर उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होती हैं तो उनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है और उनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, हाई होता है। चलिए इसका उलट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर किसी सॉलिड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, वीक होगी। अगर वीक है तो क्या वो आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट होगा, जी। तो फिर आसानी से वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो फिर हमें टेम्परेचर कम देना पड़ेगा। जब हम टेम्परेचर कम देंगे तो कम टेम्परेचर पर वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होने से उसका मेल्टिंग पॉइंट कम। अब आप देखें तो अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होने से वो थोड़े टेम्परेचर पर इतने गैस के मॉलिक्यूल बना देगा जिसका प्रेशर किसके इक्वल होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के या आपकी हवा के प्रेशर के इक्वल होगा। तो अब टेम्परेचर कम देने की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम होगा। तो आप देखें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर वीक होती है तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कम, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगी तो उनमें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, हमारे पास ज़्यादा होगा। यहाँ तक बात क्लियर। तो चलिए देखते हैं कि अब हमारे पास जितने भी मेटल हैं तो क्या मेटल का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है या लो होता है। तो दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब आपने देखा कि जितने भी मेटल हैं अगर हम उनकी बात करें तो उनका मेल्टिंग पॉइंट भी और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, हमारे पास हाई होता है। अब क्यों हाई होता है, अभी आपको रीज़न नीचे बताइए कि क्योंकि इनके दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो क्या होती है, स्ट्रांग होती है। तो स्ट्रांग होने की वजह से ये आसानी से सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होते और आसानी से लिक्विड से गैस में कन्वर्ट नहीं होते। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगी तो इस वजह से इसे टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा, तब कहीं जाकर ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होंगे। तो फिर इनका हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा और फिर ये आसानी से गैस में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो फिर हमें इसके लिए टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा। जब ज़्यादा देंगे तब कहीं जाकर इतने गैस के मॉलिक्यूल बनेंगे जिसका प्रेशर किसके इक्वल होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के या आपकी हवा के प्रेशर के इक्वल होगा। तो जब हम ज़्यादा टेम्परेचर दे रहे हैं ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो अब आपके पास पॉइंट हो गया
कि अब यहाँ पर हमारे पास सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टीज बनी कि दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। क्यों होता है, ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, इस वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। यहाँ तक क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आगे ब्रैकेट में लिखे एक्सेप्ट अल्कली मेटल। अब अल्कली मेटल किसे कहते हैं, ग्रुप नंबर 1 को। अब देखें आपका जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में देखें जो ग्रुप नंबर 1 है उसमें हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एलिमेंट हैं हम उनको नाम क्या देते हैं, अल्कली मेटल। अब इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है ओवरऑल तमाम मेटल में सबसे क्या होता है, कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि ये पीरियड के स्टार्ट पे होते हैं और पीरियड के स्टार्ट पे जितने होंगे उतना साइज इनका क्या होगा, बड़ा होगा। दूसरी बात है इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होने की वजह से, जब इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगी तो वीक होने की वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बाकी तमाम मेटल की निस्बत क्या होगा, हमारे पास है, लो होगा। यहाँ तक क्लियर। तो तमाम मेटल का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है सिवाय किसके, अल्कली मेटल के ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारे पास थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ आते हैं। अब थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हमारे पास है, मेटालिक लस्टर। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज लस्टर। लस्टर क्या है, लस्टर का लफ्ज़ी मतलब होता है शाइन। ठीक है, चमकदार सरफेस जो है। अब देखें क्या मेटल की सतह जो है वो चमकदार होती है या नहीं। अक्सर आप देखते हैं कि घरों में औरतें जो हैं वो गोल्ड का इस्तेमाल करती हैं, सोने का इस्तेमाल करती हैं। ठीक है, अब वो जो जेवरात पहनती हैं उसमें जो गोल्ड है, अगर गोल्ड की सतह अच्छी तरीके से साफ सुथरी है तो आप देखेंगे कि वो अच्छे तरीके से क्या करेगी, शाइन करेगी। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं, तो इसका मतलब है कि आप देखें तो यहाँ पर जब भी हम गोल्ड को देखते हैं तो वो शाइनी सरफेस रखते हैं, तो इसका मतलब जब हम मेटल्स को देखते हैं तो वो शाइनी सरफेस रखते हैं। जब शाइनी सरफेस रखेंगे तो दे शो मेटालिक लस्टर। लस्टर मीन क्या होता है, शाइन। तो आप देखिए हमारे पास पॉइंट बना, दे पोजेस मेटालिक लस्टर। तो कहते हैं पोजेस में रखना होता है। अब पोजेस का मतलब क्या है, रखना। तो ये क्या रखते हैं, मेटालिक लस्टर रखते हैं। इनकी जो सतह होती है वो क्या होती है, चमकदार होती है। ठीक है, एंड कैन बी पॉलिश, और इसकी सतह को हम क्या कर सकते हैं, पॉलिश कर सकते हैं। चलिए अब इस बात को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। अब देखिए हम सिल्वर की बात करते हैं। अगर हम सिल्वर की बात करें जिसका सिंबल होता है Ag, तो अगर हम ये देखें तो ये वाइट कलर का लस्टर शो करता है। इसकी जो हमारे पास सतह होती है, सरफेस होती है, वो वाइट कलर की चमक पैदा करती है, वाइट कलर का लस्टर पैदा करती है। जबकि जो गोल्ड है जिसका सिंबल होता है Au, ये हमारे पास येलो कलर का क्या करती है, लस्टर पैदा करती है। इसी तरह कॉपर भी लस्टर पैदा करती है। तो जब हम मेटल्स की बात करते हैं तो वो शाइनी सरफेस रखते हैं, वो मेटालिक लस्टर रखते हैं। तो इसका मतलब तमाम मेटल जो है वो हमारे पास तकरीबन तमाम मेटल जो है वो लस्टर शो करते हैं, शाइनी सरफेस रखते हैं और उनकी सतह को हम क्या कर सकते हैं, पॉलिश कर सकते हैं। तो आपकी थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज बनी कि दे शो मेटालिक लस्टर एंड कैन बी पॉलिश। हम ये मेटालिक लस्टर रखते हैं और हम इनकी सरफेस को क्या कर सकते हैं, पॉलिश कर सकते हैं। और मैंने साथ में 2 एग्जाम्पल भी आपको बताए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब इसकी थर्ड हमारे पास जो फोर्थ फिजिकल प्रॉपर्टीज है दैट इज मेलिएबल एंड डक्टाइल। सबसे पहले मेलिएबल की बात करते हैं। व्हाट इज मेलिएबल, मेलिएबल क्या होता है। अब अक्सर आप लोग देखते हैं कि आपके घरों में जो आपके दरवाजे बने होते हैं वो लोहे के बने होते हैं। ठीक है, अब जो लोहे के बने हुए दरवाजे हैं, आपको पता है लोहा जो आयरन है ये हमारे पास मेटल है। ठीक है, अब आपकी बहुत सी खिड़कियाँ किसकी बनी होती हैं, मेटल की। तो चलिए हम दरवाजों से लेते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि हमने उस आयरन को वहाँ पर एक शीट की सूरत में क्या किया हुआ है, कन्वर्ट किया हुआ है। तो ऐसी कोई भी मेटल जिसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, शीट में। तो जब हम उसको शीट में कन्वर्ट करेंगे तो ऐसी मेटल को नाम क्या देंगे, मेलिएबल मेटल। तो वो मेटल जिनको हम शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं उन्हें नाम क्या देंगे, मेलिएबल मेटल। तो तकरीबन आपकी सारी मेटल जो है तकरीबन ठीक है वो हमारे पास शीट में हम उन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं। और जिन मेटल को भी हम शीट में कन्वर्ट कर सकें उसे नाम क्या देंगे, मेलिएबल। तो मेलिएबल क्या हो गया, कैन बी हैमर्ड इनटू शीट। जिनको हम चादर में शीट में कन्वर्ट कर सकें उसे नाम क्या देंगे, मेलिएबल मेटल। और उसकी इस प्रॉपर्टीज़ को नाम क्या देंगे, मेलिएबिलिटी। यहाँ तक क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारे पास है डक्टाइल। डक्टाइल क्या होता है, अक्सर आप लोग देखते हैं कि आपके घरों में जो तारें इस्तेमाल होती हैं उन तारों के अंदर अगर हम बात करें, उन वायर्स के अंदर बात करें तो हमारे पास कौन सी मेटल हम इस्तेमाल करते हैं, कॉपर। कौन सी मेटल इस्तेमाल करते हैं, कॉपर। अगर हम कॉपर की बात करें, अब कॉपर को हमने किस में कन्वर्ट किया, वायर में। तो ऐसी कोई भी मेटल जिसको हम तारों में कन्वर्ट कर सकें,
वायर्स में कन्वर्ट कर सकें तो उस मेटल को कहते हैं डक्टाइल, और उसकी इस प्रॉपर्टीज़ को नाम क्या देते हैं, डक्टिलिटी। यहाँ तक बात समझ आ गई। तो आप देखिए यहाँ पर डक्टाइल क्या है, डक्टाइल यानी मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, ऐसी मेटल जिसको हम किस में कन्वर्ट कर सकें, वायर्स में कन्वर्ट कर सकें, तारों में कन्वर्ट कर सकें। तो जिसको भी हम तारों में ड्रॉ कर सकें, उसको कन्वर्ट कर सकें, तो उन मेटल को नाम क्या देते हैं, डक्टाइल मेटल, और उनकी इस प्रॉपर्टीज़ को नाम क्या देते हैं, डक्टिलिटी। चलें जी, अब आपके जहन में आता है कि हमारे पास जो जितने भी मेटल हैं इनमें सबसे अच्छा मेलिएबल मेटल कौन सा है और सबसे अच्छा डक्टाइल मेटल कौन सा है। तो जो हमारे पास सबसे अच्छे मेलिएबल और डक्टाइल मेटल हैं उनमें से हमारे पास गोल्ड है और क्या हमारे पास है, सिल्वर। तो गोल्ड और सिल्वर जो है वो सबसे अच्छे मेलिएबल और डक्टाइल क्या हमारे पास है, मेटल है। चलिए मैं आपको गोल्ड के लिहाज से समझाता हूँ। अगर हम बात करें गोल्ड, वो सबसे ज़्यादा हमारे पास डक्टिलिटी शो करता है, वो डक्टाइल मेटल है। अगर आप 1 ग्राम, सिर्फ 1 ग्राम गोल्ड को लें और लेने के बाद अगर आप उससे तार बनाना चाहें तो आप उससे तकरीबन 1.5 किलोमीटर यानी 1.5 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हैं। अब 1 ग्राम, देखिए 1 ग्राम बहुत थोड़ा है, तो 1 ग्राम गोल्ड से आप तकरीबन 1.5 किलोमीटर लंबी क्या कर सकते हैं, तार बना सकते हैं। जिसका मतलब इसमें जो डक्टिलिटी वाली प्रॉपर्टीज़ है वो बहुत ज़्यादा है। तो दे आर डक्टाइल मेटल, ये हाईली डक्टाइल मेटल है, ठीक है, और इसमें डक्टिलिटी प्रॉपर्टी सबसे क्या हमारे पास ज़्यादा है। तो गोल्ड एंड सिल्वर सबसे ज़्यादा मेलिएबल और डक्टाइल क्या हमारे पास मेटल है। यहाँ तक क्लियर। चले नेक्स्ट होते हैं। एंड गिव ऑफ टून। अब देखें, जब हम किसी भी मेटल को किसी चीज़ के साथ टकराते हैं, जैसे आप लोहे का रॉड ले लें, ठीक है, अब उसे किसी चीज़ के साथ टकराते हैं, तो टकराने पर क्या वहाँ पर आवाज़ पैदा करते हैं, जी। तो कहता है कि गिव ऑफ टून, ये क्या पैदा करते हैं, आवाज़ पैदा करते हैं। व्हेन हिट, जब किसी चीज़ के साथ टकराते हैं। तो जब हम किसी भी मेटल को किसी भी दूसरी चीज़ के साथ, किसी दूसरी सरफेस के साथ टकराते हैं तो ये टकराने पर क्या पैदा करते हैं, आवाज़ पैदा करते हैं। तो ये उनकी क्या हमारे पास है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। यहाँ तक क्लियर। चलिए नेक्स्ट होते हैं। अब आपके पास जो हमारे पास है 4 वाली, वो होगी कि दे आर मेलिएबल एंड डक्टाइल मेटल। ये मेलिएबल और डक्टाइल मेटल हैं, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर, तो मेटल की हमारे पास 4th प्रॉपर्टीज़ क्या होगी कि दे आर मेलिएबल एंड डक्टाइल, ठीक है। एंड गिव ऑफ टून व्हेन हिट, और ये आवाज़ पैदा करते हैं जब किसी चीज़ के साथ क्या करते हैं, टकराते हैं। तो चलिए 5वीं प्रॉपर्टीज़ की तरफ आते हैं। अब 5वीं प्रॉपर्टीज़ कौन सी हमारे पास है, कंडक्टर। अब हम देखते हैं कि क्या ये हमारे पास अच्छे कंडक्टर हैं या बुरे कंडक्टर हैं, अपने अंदर से क्या इलेक्ट्रिसिटी को गुजरने देते हैं या नहीं गुजरने देते, हम इसकी बात करेंगे। क्या इसमें से हीट पास करती है या नहीं करती, अब इसकी तरफ आते हैं। तो अगर हम देखें तो तकरीबन आपकी जितनी भी मेटल हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो आपकी जो मेटल हैं उनमें से ज़्यादातर अगर हम बात करें या अगर हम जनरली बात करें तो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वो हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी अच्छे कंडक्टर होते हैं, उन्हें अपने अंदर से अच्छे तरीके से पास करने की इजाज़त देते हैं। अब ज़रा इस बात को ज़रा समझने के लिए हम पहली एग्जाम्पल लेते हैं। अक्सर आप लोग घर में क्या करते हैं, आप जब खाना गर्म करते हैं तो खाना गर्म करने के दौरान अक्सर आप मेटल का स्पून बीच में रखते हैं। तो मेटल का स्पून बाज़ औक़ात आपके उस देचकी के साथ या हंडिया के साथ लग जाता है। तो थोड़ी देर के बाद अगर आप उसे पकड़ें तो आपका जो स्पून है वो मुकम्मल तौर पर गर्म हो जाता है। अब आपका जो मेटालिक स्पून है वो सिर्फ और सिर्फ वो हिस्सा गर्म होना चाहिए जो उसके साथ टच था, ठीक है। अब जो बाहर पोर्शन था वो क्यों गर्म हो जाता है, क्योंकि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि वो हीट के अच्छे कंडक्टर होते हैं। तो इस वजह से आपका मेटल का स्पून पूरा का पूरा क्या होता है, गर्म हो जाता है। आप कोई मेटालिक रॉड ले लें, ठीक है, एक रॉड को लेने के बाद आप उसे चूल्हे में रखें। अब आप सपोज करते हैं उसका ये वाला एंड चूल्हे में रखते हैं, ये वाला एंड जो है वो चूल्हे से बाहर रखते हैं। तो थोड़ी देर के बाद देखेंगे कि आपको पूरा रॉड जो है वो गर्म महसूस होगा। अब होना तो सिर्फ इतने हिस्से को गर्म होना चाहिए, ये आगे वाला हिस्सा क्यों गर्म हो गया, इसका मतलब है कि यहाँ से हीट इसमें से पास करके इस एंड तक मूव की है, बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ये हीट के अच्छे कंडक्टर होते हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई। चलिए जी आगे देखते हैं। अगर आप देखें कहीं से इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही है, तो जब हम किसी मेटल को लें, जैसे हम लोहे का पीस ले लें या हम कॉपर का पीस ले लें या गोल्ड का पीस ले लें, तो अगर हम उसका एक एंड वहाँ पर रखें, दूसरा अपने हाथ में रखें, तो हमारे हाथ तक वो इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगी, पास करके पहुँचेगी। अब देखिए यहाँ पर इसका मतलब है कि अगर हम बात करें किसी भी मेटल की तो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
तो वाई दे आर, अब आपके जहन में आता है कि वाई दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वो हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। तो क्यों होते हैं? तो उसकी रीज़न क्या है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मोबाइल एंड फ्री इलेक्ट्रॉन। तो उन मेटल एटम के दरमियान मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो जो हमारे पास आज़ादाना जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन हरकत कर रहे होते हैं, तो उन मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं? अच्छे कंडक्टर होते हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई? तो अब आपके पास 5वीं प्रॉपर्टीज बनी, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लें जी छठे पॉइंट की तरफ आते हैं। अब इसकी छठी हमारे पास जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, डेंसिटी इज डेंसिटी। अब व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी क्या है? तो इसको हम यूं डिफाइन करते हैं, मैस पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। अब देखें, अब आप यहाँ पर किसी भी चीज़ का मैस ले लें, वजन करके ले लें, उसका मैस ले लें, ठीक है। अब वो अपने वजन के लिहाज से, अपने मैस के लिहाज से आगे कितनी जगह को ऑक्युपाई करती है, कितना वॉल्यूम क्या करती है? ऑक्युपाई करती है। तो जब हम उनके मैस और वॉल्यूम के दरमियान रिलेशन को स्टडी करते हैं तो उसे नाम क्या देते हैं? डेंसिटी, ठीक है। तो अगर हम देखें तो क्या मेटल की डेंसिटी हाई होती है? लो। तो दे हैव हाई डेंसिटी। आपकी जो मेटल की डेंसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा क्या होती है? हमारे पास हाई होती है। तो जब ये हाई होगी तो हाई होने की वजह से दे आर डेंसर, ये हमारे पास क्या होंगे? डेंसर होंगे, ठीक है। तो हमारे पास छठी प्रॉपर्टीज हुई कि दे हैव हाई डेंसिटी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लास्ट वाली फिजिकल प्रॉपर्टीज है। अब लास्ट वाली फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ने से पहले देखें, आपने पहली प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि जो मेटल होते हैं वो हमारे पास किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं? सॉलिड में। अब हम ये बात करेंगे क्या वो हमारे पास जब सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो क्या हार्ड हैं या सॉफ्ट सॉलिड फॉर्म में है? तो अगर हम बात करें तो आपके जितने भी मेटल हैं दे आर हार्ड, वो ज़्यादातर क्या होते हैं? हमारे पास हार्ड होते हैं। जैसे आप लोहे को ले लें, ठीक है, वो हमारे पास हार्ड है, ठीक है। अगर हम प्योर गोल्ड की बात करें तो वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, हम उसको हाथ से मोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम जनरली बात कर रहे हैं तो आमतौर पर आपके जितने भी मेटल हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं? हमारे पास हार्ड होते हैं, तो दे आर हार्ड। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटाशियम, सवाए किसके? सोडियम और पोटाशियम के। अब सोडियम और पोटाशियम भी जो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, ये इतना नरम होता है कि हम इसे चाकू की मदद से भी क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। तो उसने कहा कि जितने भी मेटल हैं वो हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं, ठीक है, सवाए किसके? सोडियम और पोटाशियम के। सोडियम और पोटाशियम इतने नरम होते हैं कि हम उसे चाकू की मदद से भी क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। तो लें जी, आपकी यहाँ तक फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी। ये हमारे पास बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आ चुके हैं और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी। अब जल्दी से हम इसको एक दफ़ा रिवाइज करते हैं, ज़रा जल्दी से देखें। तो अब हमारे पास मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने क्या कहा कि मेटल हमारे पास क्या होते हैं? सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, वो मेटालिक लस्टर शो करते हैं, ठीक है, वो अच्छे मैलिएबल और डक्टाइल मेटल होते हैं, और जब किसी चीज़ के साथ टकराते हैं तो टकराने पर क्या करते हैं? आवाज़ पैदा करते हैं, और वो अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, उनकी डेंसिटी हाई होती है, और वो क्या होते हैं? हमारे पास हार्ड होते हैं। तो आप जो भी एलिमेंट इन पॉइंट पे पूरा उतरते हैं, इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे पूरा उतरते हैं, उन एलिमेंट को हम नाम क्या देते हैं? मेटल का नाम देते हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई? क्योंकि आपने लास्ट टाइम देखा था कि हमने एलिमेंट को उनकी प्रॉपर्टीज़ की बेस पर हमने 3 क्लासेस में डिवाइड किया था, मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट। तो जिनमें भी ये प्रॉपर्टीज़ पाई जाएंगी उनमें इन प्रॉपर्टीज़ की बेस पर हम उन एलिमेंट को नाम क्या देंगे? मेटल का नाम देंगे। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी क्या करेंगे? स्टडी करेंगे, ठीक है। तो नहीं जी, आपका बुक से अगर हम बात करें तो आपने बुक से यहाँ पर ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ये 7 के 7 पॉइंट आपने ये पढ़ लिए। अब आप इसको अच्छे तरीके से देखें। अगर आपको कोई चीज़ ना समझ आए तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं।